क्लियर होने लगी होंगी ना? यस सर। ठीक है। पॉइंट इज जो भी आपको समझ में ना आए आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज दी की, जिससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो फिर हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग बेस्ड। Inferential statistics allow us to measure behavior in samples to learn more about the behavior in population. Is it true? Yes, sir. Correct है? This statement is correct. क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम यही बात करते हैं कि हम किन्हीं सैंपल्स को लेंगे। कहाँ से लेंगे? पॉपुलेशन से लेंगे। पॉपुलेशन से लेके उसका कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए बाद में, वो कोई पॉइंट नहीं है। मतलब बाद में आके हमें ये पता चले कि हमने जितनी भी मेहनत की वो सब वेस्ट हो गई, वो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आप इतनी प्रोसेस को करोगे किसी चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इन केस इन्फरेंशियल की जगह यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होता? नहीं सर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एक केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे, तो ये सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। ये किसी भी चीज़ का सैंपल लेके पॉपुलेशन के बारे में, उसके पैरामीटर्स, पॉपुलेशन के बारे में उसका जो फिनोमिना है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मतलब कि कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकता। इन्फ्रेंस का मतलब ही कंक्लूजन होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन। ठीक है, रीजन देखते हैं। The more heterogeneous the population, the fewer the cases required to yield a reliable sample. I hope ये statement आपको समझ में आएगा। The more heterogeneous the population, the fewer the cases required to yield a reliable sample. ये सही है? नो सर। नो सर। क्यों गलत है? सर हेट्रोजीनियस ग्रुप की बात की है यहाँ। Exactly, very true. बोल अगर। हाँ सर, वही चीज है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा तो फिर ज्यादा सैंपल हमें लेना पड़ेंगे जिससे कि ऑथेंटिक डाटा मिले। एग्जैक्टली। फॉर होमोजीनियस ग्रुप के एग्जाम्पल केस आप में ठीक है, हमें कम लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, हम इसको पॉपुलेशन बोल रहे हैं। इसमें से अगर आपको सैंपल लेना है तो आप, बहुत बार ऐसे होगा ना कि ये मान लेते हैं पूरा एक स्टेट है, कंट्री है, या कोई भी एक कॉलेज है, जो भी है, तो आपको हर डिपार्टमेंट से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से आपको एक रिप्रेजेंटेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत वास्ट है, जो कि एक हेट्रोजिनस ग्रुप को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये अगर वास्ट है, आपका पॉपुलेशन बड़ा है, हेट्रोजिनस है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सैंपल हो वो भी हेट्रोजिनस हो, या फिर वो सैंपल बड़ा हो, ताकि वो हर चीज का रिप्रेजेंटेशन दे सके। इन केस होमोजिनस पॉपुलेशन है, होमोजिनस पॉपुलेशन का मतलब कि ज्यादा स्प्रेड नहीं है, मतलब कि मैम ये ऐसे कुछ, ये होमोजिनस पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अगर होमोजिनस पॉपुलेशन है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आप इनमें से किसी भी 5 सैंपल को उठा लो और आप बोलोगे कि आपका सैंपल जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है उस पूरी पॉपुलेशन का। तो ये कंसेप्ट एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी रिसर्च जर्नी में, जो आपको बताएगा कि हेट्रोजिनस अगर पॉपुलेशन है तो आपको ज़्यादा सैंपलिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा सैंपल्स होने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल हो। अगर होमोजिनस सैंपल है तो आप 5 सैंपल से भी काम कर चला सकते हो, 5 सैंपल भी आपके बहुत हैं। होमोजिनस है तो जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला, ये विजिबल है आपको? मार्जिन ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल। यस सर। आप देखोगे ये जो सबसे बड़ा कर्व है, जो सबसे हाइट पीक वाला कर्व है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो आपकी पॉपुलेशन अगर इसको कंसिडर करें तो ये बहुत कम है। इसका मतलब आपके जितने भी सैंपल्स हैं वो इतने ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले पे फोकस करो, ये ग्रीन है आई गेस, इस वाले पे फोकस करो, इस वाले पे, तो आप देखोगे कि इसका जो डेटा सेट है वो बहुत वाइड है, 40 to 60% है। तो इसका मतलब अगर ये पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो इससे जो सैम्पलिंग होगी ये भी बहुत सारी होगी।
और अगर इसकी बात करें हम, ये जो छोटा वाला ग्रुप है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से सैंपल जो है आपके कम होंगे, है ना? समझ में आया? कम सैंपल में भी आप रिलायबल डेटा आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सर फोर्थ सर, सर no, हाँ जी, 3 थर्ड सर। बताओ बताओ। सर इसमें एक डाउट था मुझे। हाँ हाँ सर अगर यहाँ पर हेट्रोजीनियस ग्रुप की जगह होमोजीनियस ग्रुप होता, देन ठीक, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू होता, बट इन करेक्ट हो मतलब जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ असर्शन तो वो गलत होता क्या? उसके गुड आगे फिर गुड क्या गुड, ये होता? अच्छा क्वेश्चन है। ये हमको देखना पड़ेगा ना एक बार। देखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको एक बार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लो इसको टाइम, लो इसको सॉल्व करो। हम्म, कोई बताएगा इसका आंसर? सर ट्रू होगा टाइम अगर चाहिए, ऐसा टाइम। हुआ। सर बोथ हम्म, असर्शन रीजन ट्रू होगा बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, और कोई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है इसने ना, नागर ने, की नागर है ना? हाँ सर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है इसने प्रैक्टिस करने के लिए। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको इसका आंसर मिलेगा। जो पिछली 2-3 क्लास में हमने डिस्कस किया है, जो हमारी गलतियां हो रही थी ना, इसको एक बार आप करो अपने से, और मतलब अपने से इसका आंसर दो चैट बॉक्स में। आई वांट यू टू पुट आंसर ऑन चैट बॉक्स। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये इन्होंने, जैसे मैं बना देता हूँ ना यहाँ पे, हेट्रोजिनस की जगह अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं होमोजिनस है, ठीक है? होमोजिनस है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है? अभी आपको देखना है, मैंने बता दिया आपको कि सेकंड वाला ये तो सही है, अभी सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है इस कंडीशन में, होमोजिनस में। अभी क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये आपको देखना है। नहीं होगा शायद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, जिन लोगों ने बी किया वो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। किन टर्म्स में? कि भाई इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या करता है। तो उसने बताया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम सैंपल को लेते हैं, पॉपुलेशन के बिहेवियर को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बात की है सैंपल की इन टर्म्स ऑफ आपका रिलायबल रिजल्ट कैसे आएगा। अगर आपका हेट्रोजिनस है तो आपको कैसा सैंपल लेना पड़ेगा ताकि रिलायबल हो, होमोजिनस है तो कैसा सैंपल लेना पड़ेगा ताकि रिलायबल हो, ठीक है? तो इस केस में स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है? या फिर मैंने आपको बताया, आप दो तरीके कर सकते हो यहाँ पे। एक तो लगा के देखो आप, बिकॉज क्या ये इससे मैच कर रहा है। तो आज की अभी की सिचुएशन में तो इन्फरेंशियल की बात की है, यहाँ पे कुछ और बात की है, तो इससे मैच नहीं कर रहा, ऑल्दो ये करेक्ट है। और या तो हम देखें कि पहले वाले स्टेटमेंट का एक्चुअल रीजन है क्या, ठीक है? तो इसमें भी ये फिट नहीं बैठेगा, ठीक है? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो यू हैव टू आस्क, ठीक है? शुड आस्क। हेलो सेकंड क्वेश्चन। हेलो हाँ हाँ, सर, रिलायबल सैंपल हेट्रोजीनियस ग्रुप में क्यों नहीं ले सकते हम? ना ना, ऐसे किसने कहा आपने नहीं ले सकते? हो सकता है ना सर उसमें भी रिलायबल? हेट्रोजीनियस ग्रुप में भी, जैसे कि मैंने आपसे बात की ना, अभी एक पुराना एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और यहाँ पे कोई रिसर्चर है, वो चाह रहा है कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखने की, या फिर हम बात करें एंड्योरेंस देखने की चाह रहा है, ठीक है? अब ये एक पूरी यूनिवर्सिटी है, इसमें सीएस ब्रांच भी होगी, इसमें फिजिकल एजुकेशन ब्रांच भी होगी, इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी होगी मान लेते हैं, और यहाँ पे एमबीबीएस भी होगी, ठीक है? अब आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि ये हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है ना, फॉर एग्जांपल एक यहीं पे एक कॉलेज है जिसमें ये पूरा डिपार्टमेंट ही फिजिकल एजुकेशन का है, तो ये एक पूरी होमोजेनस पॉपुलेशन होगी। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। अब हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है तो उसको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सैम्पलिंग जो डिजाइन है वो दूसरी लेनी पड़ेगी। किस टाइप की सैम्पलिंग आ सकती है, जिन लोगों को पता है किस टाइप की सैम्पलिंग आ सकती है यहाँ पे? तो कोटा सैम्पलिंग। कोटा तो थोड़ी सी पर्पसिव टाइप, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना। हमने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, क्लस्टर नहीं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यहाँ पे बोल सकते हैं हम, ठीक है?
नहीं नहीं सॉरी सिस्टमैटिक नहीं, एक और होती है ना क्लस्टर, हाँ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड करेक्ट, हाँ स्ट्रेटिफाइड करेक्ट। स्ट्रेटिफाइड सब में इसलिए से क्योंकि थोड़ा ये थोड़ा हमारे लेना है। स्ट्रेटाज हैं, ये हमारे स्ट्रेटाज है। सीएस एक स्ट्रेटा हो गया, फिजिकल एजुकेशन, किसी का माइक चालू है प्लीज उसको बंद सर है ना। सीएस हो गया, ये सब स्ट्रेटाज है हमारे। अब स्ट्रेटाज में से हमको रैंडम सैंपलिंग करनी है, तो पहले हमने एक स्ट्रेटा डिफाइन किया सीएस, उसमें से हमने 10 रैंडम सैंपल ले लिए। फिजिकल एजुकेशन डिफाइन किया, उसमें से 10 रैंडम सैंपल ले लिए। अब ये एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, इससे हमको 40 सैंपल लेने पड़ेंगे टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो हमारा जो साइज हो गया वो 40 का हो गया। लेकिन इस केस में मैं सिर्फ 10 ले लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर होमोजेनस पॉपुलेशन है तो कम सैंपल में काम किया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ हेट्रोजेनस हमें मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए और ज्यादा सैंपल चाहिए होंगे। क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है। और एक चीज और की जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है ना, सब हाँ ये होमोजेनियस के केसेस में होगा ना स्ट्रेटिफाइड? हाँ हाँ भाई, होमोजेनस ओके, के केस में तो ये हो गया, हेट्रोजेनस के केस में बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक। क्योंकि ये हेट्रोजेनस है ना, पॉपुलेशन अलग अलग है, सीएस वाले अलग है, फिजिकल एजुकेशन अलग है, ये सब हेट्रोजेनस है। इस केस में आपको ये जो सैंपल है वो ज्यादा लेने पड़ेंगे। ओके क्लस्टर ओके सैंपलिंग में क्या होता है कि आपने ये 4 क्लस्टर डिफाइन कर दिए और किसी भी एक क्लस्टर को, सीएस को आपने क्लस्टर को एक ले लिया। फॉर एग्जांपल आप स्टडी देखना चाह रहे हैं कि भाई आईक्यू किन लोगों का ज्यादा रहता है, आपने एक क्लस्टर, ये आप ऐसे पूरा क्लस्टर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे क्लस्टर्स में ज्यादातर डेमोग्राफिक जो स्टडीज होती है उसमें होता है। तो आपने देख लिया कि आपको इसको आईक्यू देखना है या फिर एनुअल इनकम देखनी है या फिर एक्सपेंडिचर देखना है, ऐसे कुछ देखना है, तो आपने सीएस का ले लिया और आपने देखा इनका आईक्यू क्या है या इनकी एनुअल इनकम क्या है, तो ऐसे कुछ आप एक क्लस्टर को पूरा पूरा चेक करते हो फिर, ठीक है। ये इसमें भी थोड़ा डाउट होता है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी हम पढ़ेंगे अभी, सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है। द मेथड इन विच वी सिलेक्ट सैंपल्स टू लर्न मोर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या आंसर होगा इसका? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी हमने देखा, इसी के ऊपर डिस्कस किया, तो इसका आंसर होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। पॉपुलेशन टेस्टिंग जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप पूरे तरीके से ना तो टेस्ट कर सकते हो ना तो पूरी तरीके से जज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम, एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो पॉपुलेशन एक ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको हमेशा सैंपल्स पे ही काम करना होता है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं हम। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अरेंज करना है ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा? State the hypothesis. स्टेट दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात है तो स्टेट दी हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या होना चाहिए आपका? सी। क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन। पहले आप क्राइटेरिया सेट सी करोगे, सर क्राइटेरिया के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे क्राइटेरिया को सेट करते हैं। 95%, 5% क्या होता है, वो एरर क्या होता है, वो सब आज हम बात करेंगे। थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो तो ऑब्वियस हो गया। और फोर्थ हो गया ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। अब हो सकता है कि इन ये कुछ चीजें, ये जो 4 आपको दिए हुए हैं, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना बोल के इसमें 3-4 और जोड़ दिया जाए और कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कुछ ऐड कर दिया जाए और ये आपको बता दिया जाए कि पूरी रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूं आपको, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपका, अगर हमको इसका ऑर्डर अरेंज करना है तो फिर क्या होगा? ये ABCDEF में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको अरेंज करना है तो क्या होगा इसका ऑर्डर? फर्स्ट क्या आएगा? सर ई आएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम विल बी द फर्स्ट Formulation वन, of क्योंकि रिसर्च problem. प्रोसेस में सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड क्या आएगा? State the hypothesis. State the स्टेट द hypothesis. हाइपोथेसिस। वेरी गुड, सेकंड हो गया स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। थर्ड वही सेम हम जाएंगे, थर्ड ये Yes, होगा। criteria of फोर्थ, decision. करेक्ट, फोर्थ ये होगा कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। फिफ्थ क्या होगा? Interpretation. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Interpretation of data. एफ होगा, एफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और सिक्स्थ ये होगा, है ना। और एक लास्ट अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे और भी कुछ दिया जाए,
एनालिसिस ऑफ डेटा, तब आप इसको कहाँ प्लेस करोगे? फिफ्थ नंबर F के बाद After the interpretation of data. सर फिफ्थ इंटरप्रिटेशन नंबर के के बाद बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बाद फिफ्थ नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन के बाद सर फिफ्थ नंबर पे एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर उसके बाद सिक्स्थ पे आएगा सर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। करेक्ट, पहले एनालिसिस आएगा डेटा का और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज है, आपको समझनी पड़ेगी ये क्या है। आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, डेटा कलेक्ट हो गया आपका। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप करते हो उसका एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस मतलब कि जैसा डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का मीन है μ1 है 50, μ2 है 51, तो आपने इसको एनालाइज किया कि हाँ इसका 51 है और इसका 50 है तो इसका ज्यादा है, ठीक। फिर आपने देखा स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 5 है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसका 4 है, तो आपने देखा कि अच्छा ठीक है इसका 4 है इसका 5 है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ डेटा या रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। लेकिन इससे इंटरप्रिटेशन आप बनाते हो। इंटरप्रिटेशन मतलब कि क्योंकि ये वाला जो ए ग्रुप है इसने रिकवरी ज्यादा ली होगी या फिर इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा रही होगी, इसकी ट्रेनिंग कम रही होगी, तो ये सब आता है इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आप अपनी थ्योरी से उसको लगा के क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, उसका क्या जजमेंट निकाल रहे हो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बोला और मैंने कह दिया ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, तो अब आप में से हर किसी का उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बाद में आएगा, एनालिसिस ऑफ डेटा पहले आएगा और लास्ट में आएगा ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक। और इसके बाद भी एक चीज आ सकती है, वो होगी रिकमेंडेशन। ये तो पता है ना, लास्ट में कंक्लूजन के बाद आएगी रिकमेंडेशन। और इसके बाद भी एक चीज आ सकती है लास्ट में, क्या हो सकती है वो सबसे एंड में? ग्राफी अपेंडिक्स। बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, ठीक है, ठीक है। Which among the following is not true regarding the hypothesis and its characteristics? क्या आंसर होगा इसका? सिंपल है ये तो। Hypothesis is a tentative proportion. This is correct, है ना। टेंटेटिव मतलब कि ये कोई परमानेंट फिक्स एक रिजिड चीज नहीं होती, ये टेंटेटिव होता है, टेम्पररी स्टेटमेंट लगा बना दिया जाता है। प्रोपोर्शन प्रपोजिशन मतलब कि वही स्टेटमेंट बना दिया जाता है। वैलिडिटी इज नोन, ये सही है या गलत है? गलत है सर नो गलत सर गलत। वैलिडिटी इज अननोन, ठीक है, वैलिडिटी इज अननोन मतलब आपको पता नहीं है कि जो आप प्रूव करने जा रहे हो ये वाकई वैलिड होगा या नहीं होगा। इसको ही प्रूव करने के लिए, इसको पता करने के लिए आप पूरी पूरी स्टडी करते हो। तो वैलिडिटी इज अननोन। इट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। सही है या गलत है? नो गलत है ट्रू सर गलत है? गलत। सर करेक्ट है सर करेक्ट है। ये स्पेसिफाई करता है ना दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है या नहीं है, उसको ही तो स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ए का नल हाइपोथेसिस है, ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, म्यू ऑफ ए ये एच ओ, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगा कि भाई ये जो म्यू है इसका रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये कोई ना कोई एक सेटअप बता रहा है कि वेदर देयर इज रिलेशन और नॉट। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ए जो है वो ज्यादा होगा बी से, या ए जो है कम होगा, तो कोई ना कोई एक वेरिएबल से रिलेशन बता रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो उसका वेरिएबल से रिलेशन बताता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ तब तो हाइपोथेसिस सर तब तो सर ऑप्शन जो है, क्या? ऑप्शन गलत है तब तो सर। मतलब समझा नहीं सर ऑप्शन ऑप्शन जो दिया हुआ है सर, ऑप्शन में फिर वो ऑप्शन है ही नहीं सर, ए एंड सी। नॉट ट्रू बी है ना, ओनली बी। ओनली डी ओनली भी नहीं, ओनली भी। समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर, नॉट ट्रू रिगार्डिंग, सॉरी सर क्वेश्चन नहीं समझे सर, सॉरी। ओह, क्लियर है सर, क्लियर है। ये गलती बहुत होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू इसमें सिर्फ यही है, वैलिडिटी इज अननोन। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एनहांसेस ऑब्जेक्टिविटी इन स्टडी, ये पॉइंट किसी को समझना है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे बढ़ाता है? जाहिद माइक ऑफ। आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में, हाँ सी समझना है एक बार दोबारा से। कौन सा? सी वाला सर, सी। सी
स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने कोई भी स्टडी की, आप कुछ तो वेरिएबल्स पे काम करोगे, तो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल टोबैको का कैंसर पे क्या इफेक्ट है। मेरा नल हाइपोथेसिस कहेगा कि भाई टोबैको खाने से कोई कैंसर नहीं होता, ठीक है। या फिर पुराना जो हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, जो हमें सबको पता है। मेरा हाइपोथेसिस है कि नहीं भाई, टोबैको खाने से कैंसर जो है नहीं होता। तो ये दो चीज के बीच में रिलेशन तो बता रहा है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि ड्रग लेने से जो है परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव नहीं होती। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। जो आपका ड्रग आप लोगे तो परफॉर्मेंस आपकी पहले जो है वही बाद में भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है नहीं, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे कुछ। समझ में आया? तो सर अभी ये श्योर नहीं है ना सर कि भाई वो तो होगा ना, फ्यूचर में रिसर्च होगी ना सर। अभी श्योरिटी थोड़ा ही मिली है कि भाई मतलब वेरिएबल आपस में है या नहीं है सर, अच्छा, मतलब लिंक है या नहीं है सर। हाँ नहीं तो पर आप इसको एक तरीके से रख तो रहे हो ना, एक सेट तो कर दिया ना आपने पैरामीटर, उसके बीच का रिलेशनशिप तो डिफाइन कर रहा है ना अभी के लिए हाइपोथेसिस। आपने सर हाइपोथेसिस व्हाट बना इफ लिया, इसका देयर मतलब इज उसी डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो ना, बात ये है। सर व्हाट इफ वी आर गोइंग फॉर अ कोरिलेशनल रिसर्च, हम्म। तो पता ही नहीं है अभी वेरिएबल्स के बीच में। पता तो नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जब हाइपोथेसिस, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि पता ही नहीं। आप जब अपने हाइपोथेसिस बनाया तो आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगा, तभी तो उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ स्टडी करने जा रहे हो। ये तो एक कहने की चीज है, इसकी वैलिडिटी अननोन है। लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्चर के बैक ऑफ द माइंड में ये पता है कि उसको ये सही होने वाला है, गलत सिर्फ 5% चांस हो गया कि ये सही होते होते गलत हो गया, गलत होते होते सही हो गया। लेकिन उसकी वेरिएबल्स जो, आप ऐसे समझो ना उसको कि वेरिएबल्स तो पता ही होंगे उसको, किस वेरिएबल का किस पे इफेक्ट आने वाला है, वो क्या ट्रेस करने वाला है, ये सब तो उसको आइडिया होता ही है ना एक रिसर्च में। यस यस सर, ठीक है सर, ओके। ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एनहांस ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत सही है। जैसे कि सब अगर क्वालिटेटिव स्टडी आप देखोगे जिसमें हाइपोथेसिस नहीं होता, वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब बहुत लिबरल होती है, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन होती है, केस स्टडीज वगैरह, इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होता, कुछ प्रूव नहीं कर रहे होते। ऑब्जेक्टिविटी से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, ऑब्जेक्टिविटी से आप एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हो, इसलिए आप उसको ऑब्जेक्टिव कहते हो। ठीक है। Fifth question, any hypothesis which is tested for the purpose of rejection under the assumption that is true is called? null hypothesis. करेक्ट, नल हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नल हाइपोथेसिस होता है वो बना ही रिजेक्ट होने के लिए, मतलब उसको बनाते ही रिजेक्ट होने के लिए। अब कुछ लोगों का एक डाउट था जो हमने इसमें बुक में देखा हुआ था एक ना, हाँ जैसे कि ये आपके सामने बुक आ रही होगी, उसमें कुछ लोग कह रहे थे सर ये है कि रिसर्च और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दे रखा है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसे नहीं समझना कि जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसी से समझ, मतलब जो आप देखते आ रहे हो उससे नहीं समझना, पहले आपको इसको ना पढ़ना है। देखो इस जो बुक में है ना, इसमें थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट की बात की उन्होंने। वैसे दो ही टाइप के आपको हाइपोथेसिस मिलेंगे, एक तो अल्टरनेट या फिर रिसर्च इसी को बोलते हैं, एक हो गया नल हाइपोथेसिस। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि मेरे पास अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव है। अब अगर आप रिसर्च में देखोगे तो रिसर्चर का हाइपोथेसिस जो होता है वो एक हाइपोथेसिस है, वो किसी चीज को प्रूव करने जा रहा है, और उसके अल्टरनेट जो वो बनाता है उसी को वो नल हाइपोथेसिस बोल देता है। अब इस बुक में उन्होंने अल्टरनेट को नल ना बोल के अल्टरनेट ही बोला है, मतलब रिसर्चर हाइपोथेसिस एक अलग रख दिया, और इसी को नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इस बुक में नल हाइपोथेसिस बोला है। अदरवाइज क्वेश्चन आएगा, नेट में आएगा, कहीं पे भी आएगा, अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इक्वल टू रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। ठीक है। इस बुक में सिर्फ इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफर्बिश कर दिया है। समझ आया? अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे ना, उस बुक के पूरा कंटेक्स्ट को आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सर क्वेश्चन को एक बार समझा दीजिए ना, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट मतलब फर्स्ट सर क्वेश्चन थे रिजेक्शन अंडर द assumption, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा, हाइपोथेसिस व्हिच इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इज ट्रू। अंडर द अजम्पशन दैट इज ट्रू इसका मतलब कि वो मान के चलते हैं कि जो नेक्स्ट वाला हाइपोथेसिस है
वो करेक्ट है, और जो फर्स्ट वाला है वो रिजेक्शन के लिए ही है, मतलब नल हाइपोथेसिस मेंट फॉर रिजेक्शन। उसको बनाया ही इसलिए जाता है, जैसे कि हमने उस दिन बात की थी कि हम दोनों लोगों ने बेट लगाई, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आप वो बेट हार गए। अगर आप वो बेट हार गए तो भले ही मैं जीता नहीं हूँ, लेकिन बोला क्या जाएगा, दो लोगों के बीच में बेट लगी, आप हार गए, इसका मतलब कौन जीता? मैं ही जीता, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों होती है? एविडेंस के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। अब अगर आपको उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन आपका जो ऑल्टरनेट है ना, उसके लिए एविडेंस कभी सफिशिएंट नहीं होंगे। मतलब कि देयर आर मोर चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने स्टडी की थी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, वो 2000 रुपए वाली, एनुअल इनकम 2000 है, वो याद है दो किसी हजार, को? हाँ 2000 रुपया, हाँ 2000 हाँ। रुपया का है। अब आप अगर वो चीज प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो थॉट है या फिर वो एनुअल इनकम 2000 है ही नहीं। कोई और आएगा उसको प्रूव कर देगा, कोई तीसरा बंदा आएगा उसको प्रूव कर देगा। तो ये एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। उसमें नल हाइपोथेसिस को सिर्फ बना दिया जाता है रिजेक्ट करने के लिए। इन केस अगर आप एविडेंस नहीं जमा कर पाए तो नल हाइपोथेसिस विल फेल टू बी रिजेक्टेड, विल फेल टू बी रिजेक्टेड। इसका मतलब कि ये याद है, ये टर्म याद है, स्टेटस क्यू। यस यस सर। सर। स्टेटस को, मतलब कि वो ए चीज थ्योरी वैसी ही ऑलवेज रिमेन रहेगी। थ्योरी अंटिल इट्स प्रूव्ड। हाँ, जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर देते, मतलब कि जो एनुअल इनकम है वो 2000 ही रहेगी जब तक आप इसको प्रूव नहीं कर देते कि 2000 नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे? एविडेंस कलेक्ट करोगे, रिसर्च करोगे, until unless this null hypothesis will prevail। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक है। स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट की बात। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये 10-12 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। There is no place for ambiguity in the construction of a hypothesis, and ambiguity will make the verification of your hypothesis almost impossible। Ambiguity का मतलब? कितना सर? इम्पॉसिबिलिटी? नहीं नहीं नहीं, सर जहाँ पे मतलब दो दो कंफ्यूजन लग रहा हो। जो भी स्टेटमेंट जब ओपन होता है एक या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए, एक या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उसका मतलब होता है वो एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपका जो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये टेस्ट जो है, हमने जो आज टेस्ट किया, ये तो बहुत ही बेकार था, ठीक है। अब बेकार से मतलब किस टर्म में कह रहा हूँ? क्वेश्चंस बेकार थे, इसका रिजल्ट बेकार आया है, आप लोगों ने बेकार किया है, मेरा कुछ मतलब जो मैंने टेस्ट जो बनाया है वही बेकार है। तो इसमें एक एम्बिग्विटी है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि इस टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब आई, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन जो बहुत क्लियर है। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था हाइपोथेसिस के कि हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, कंसाइज, याद है? बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यस होना यस। चाहिए। एम्बिगस का मतलब होता है एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन को ओपन। तो इस केस में क्या होगा इसका आंसर? सर ये गलत होगा स्टेटमेंट। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब आपको मिलेंगे लिटरेचर में। ये सब कोई भी जब आपको बोलेगा, पढ़ाएगा, तो ये सब टर्म्स का यूज नहीं करेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आपको ये सब लिटरेचर में पढ़ना पड़ेगा। ये सब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन सब से आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिलेगा, ठीक है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं एम्बिग्विटी को काट दूं और यहाँ सिर्फ लिख दूं देयर इज नो प्लेस फॉर, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ नीचे, अनट्रांसपेरेंसी, मुझे एग्जैक्टली और कोई वर्ड याद नहीं आ रहा अभी। देयर इज नो प्लेस फॉर अनट्रांसपेरेंसी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, एंड अनट्रांसपेरेंट विल मेक द वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे फिर? सर स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रू है, करेक्ट, हाँ। तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं देयर इज नो प्लेस ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज समथिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तब क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हो तो अब जाएगा। आपको ना सिर्फ ये जो नेट के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस बार का नेट का पेपर देखा लो, मतलब कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था बताएंगे एक बार? मैंने किया है सर।
आप देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे टर्म्स कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो है बहुत इजी, लेकिन उसके जो टर्म्स है वो बड़े टिपिकल है। टर्म समझ में आएंगे तब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, टर्म समझ में नहीं आए फिर आपको क्वेश्चन में आप चक्करों में पड़ जाओगे। तो बात ये है कि आपको ये टर्म्स वगैरह आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब अगर आपने ये टर्म देख लिया तो अब इसको ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इसका आंसर करो। हाइपोथेसिस शुड बी यूनिडायमेंशनल बट कुड बी मल्टी डायरेक्शनल, इसका आंसर क्या होगा? ये सही है सर। सही है सर। क्यों सही है? सही है सर, क्यों The सही होगा? statement was क्योंकि सर वन टेल टू टेल दोनों हो सकता है, और वन टेल होना थोड़ा बेनिफिशियल भी होता है। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर अब गलत है सर। गलत है सर, गलत है। क्यों अभी गलत गलत है? है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये तो मल्टी डायरेक्शन में भी होता है। अब बताओ सही है या गलत है? ठीक। गलत है सर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो इसको। हाइपोथेसिस शुड बी यूनि डायमेंशनल बोला है, डायरेक्शनल नहीं बोला है, डायमेंशनल बोला है। डायमेंशन मतलब कि एक हाइपोथेसिस दूसरे हाइपोथेसिस के बारे में बात करे, मतलब कि यहाँ 3-4 हाइपोथेसिस के बारे में बात ना हो। इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस विद एंड रेजिस्टेरिंग ऑन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, क्या एक अच्छा हाइपोथेसिस है? प्लायोमेट्रिक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोजिव, क्या एक अच्छा हाइपोथेसिस है ये? हाँ सर। या नो फिर मैं सर। ऐसे बनाऊं, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ऑन एक्सप्लोजिव, सेकंड है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एक्सप्लोजिव, कौन सा ज्यादा बेटर है? सेकंड। second दिस one. इज सेकंड वन। दिस वन इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि आप इसका भी इफेक्ट देखना चाह रहे हो, इसका भी। मैं जॉइंटली नहीं बोल रहा हूँ, जॉइंटली नहीं बोल रहा हूँ मैं, जॉइंटली नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसका भी इफेक्ट देखना चाह रहे हो, इसका भी इफेक्ट देखना चाह रहे हो। इस केस में हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि इस केस में जो हाइपोथेसिस है वो अलग अलग बनते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। उस दिन हमने देखे थे 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल इसके। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 3 अलग अलग हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 अलग अलग डायमेंशन या 3 अलग अलग वेरिएबल्स की बात की है, ठीक है। तो उन्हें अलग अलग चीजें देखना है, और कुछ हायर है, कुछ लोअर है, कुछ डिफरेंट लेवल। डिफरेंट मतलब कि नॉट इक्वल टू है, इसमें हायर मतलब कि ऐसे है, ठीक है। तो इस केस में आपको अलग अलग हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्यों नहीं हो सकता हाइपोथेसिस? क्योंकि आप एक बार में बहुत सारी चीजों के बारे में बात या उसको प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो यूनी डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल अलग चीज है, लेकिन यूनी डायमेंशनल इसके बारे में बताता है। समझ में आया? इसके अपोजिट है यूनी डायमेंशनल, मतलब एम्बिग्यूटी के अपोजिट है। अभी समझ में आया थोड़ा? सर इट मीन्स कि हाइपोथेसिस शुड बी यूनिडायमेंशनल, मतलब सही है, सही स्टेटमेंट है, राइट? हाँ, यूनी डायमेंशनल मतलब कि किसी एक वेरिएबल को एक बार में बात करे और उसको प्रूव या डिस्प्रूव करने की बात करे। डायरेक्शनल अलग अलग हो सकती है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि वो इस पॉइंट से इस पे भी बात करना चाह रहा है, इस पे भी बात करना चाह रहा है। एक बार में आप एक ही चीज को तो प्रूव कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग चीजों को प्रूव करना है तो यू नीड टू हैव अलग अलग हाइपोथेसिस। सर हाँ, सर मतलब यूनिडायमेंशनल होगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी हाइपोथेसिस की। हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा कंक्रीट होगा आपका हाइपोथेसिस, उसमें डाउट कुछ नहीं होगा, ओके सर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनि डायमेंशनल है। सर हाँ, सर ये जो आपने बताया ये एम्बिग्यूटी का मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो फिर ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें एम्बिग्यूटी की तो नीड नहीं है ना हमारे उसमें। देयर इज नो हाँ प्लेस मैंने फॉर कब गलत एम्बिग्यूटी। कहा? हाँ मैंने यस सर, यही बोला। डाउट आ रहा था, आपने शायद गलत गलत बोल दिया दिया था था सर, उसको। आपने गलत बोल दिया अच्छा था अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ हो सकता है, हो सर। जी सकता है, सॉरी 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 सॉरी। जी सर। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है।
Yes, sir. ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है। हाइपोथेसिस डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें एक नई चीज है, ठीक है। हाइपोथेसिस डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरी और इंडक्टेड फ्रॉम एम्पेरिकल स्टडीज दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ अ स्टडी। जो ए है वो कौन सा हाइपोथेसिस है, नल है या रिसर्च हाइपोथेसिस है? रिसर्च। सर रिसर्च null हाइपोथेसिस। करेक्ट, ये है एक रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि प्रिडिक्ट करेगा आउटकम ऑफ द स्टडी। 3-4 चीजें हैं इसमें जो बता रही है कि रिसर्च हाइपोथेसिस है। सेकंड देखेंगे तो हाइपोथेसिस यूज्ड प्राइमरीली इन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट दैट सेज देयर इज नो डिफरेंस। जहां ये टर्म आगे आपको देखना है, कौन सा हाइपोथेसिस होगा ये? नल। नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को बोला इसलिए जाता है क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस मतलब कि नल डिफरेंस या नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रिप्रेजेंट रिसर्च हाइपोथेसिस एंड बी रिप्रेजेंट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट ये आपको बताने का कि ये दोनों है, इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि एक जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो डिडक्टेड होता है कहाँ से? एक थ्योरी से, है ना, एक थ्योरी से। जैसे इसको मैं कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको, डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरी मतलब कि? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वेट ट्रेनिंग करने से आपका जो मसल मास है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? थ्योरी क्या कहती है? इंक्रीज। होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। तो थ्योरी कहती है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास इंक्रीज होगा, दिस इज थ्योरी। डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरी मतलब कि इससे हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। मैंने बोला कि वेट ट्रेनिंग कौन करेगा? मैंने बोला वेट ट्रेनिंग अगर यूनिवर्सिटी प्लेयर्स करें तो, या यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्लेयर्स करें तो उनके केस में मसल मास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो ये मुझे अब टेस्ट करना है। इससे एक थ्योरी से एक स्टेटमेंट मैंने डिड्यूस किया, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन। तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक थ्योरी थी ये, उससे मैंने डिड्यूस किया कुछ। डिड्यूस किस पे किया? एक छोटे ग्रुप पे देखना चाहा मैंने, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन इस पे किया मैंने कि बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी प्लेयर्स का वेट गेन होता है कि नहीं, ठीक है। और उसके केस पे मैंने अपना हाइपोथेसिस बनाया। समझ में आया? ये डिडक्शन हो सकता है मेल के केस में, फीमेल के केस में, बच्चों के केस में, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 16 के केस में कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि डिसेबल्ड एथलीट के केस में होता है या नहीं होता है। तो ये सब आप थ्योरी से डिराइव करके एक हाइपोथेसिस बनाते हो और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो। ये समझ में आया डिड्यूस फ्रॉम थ्योरी मतलब? यस सर। yes, sir. ठीक है। और नल हाइपोथेसिस तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, नो डिफरेंस, ठीक। एट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस मेल स्टूडेंट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एआई यूज देन फीमेल स्टूडेंट। इसका क्या होगा? ये कौन सा है? पॉजिटिव टेल्ड है, नेगेटिव टेल्ड है, नल हाइपोथेसिस है, टू टेल्ड है? जल्दी। Two tailed होना। टू टेल इज द सर राइट टू आंसर, टेल। ठीक है। क्योंकि उसमें बोला है उन्हें पता नहीं है क्या डिफरेंस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीज इंक्रीज मोर लेस ये सब नहीं लिखा हुआ, ठीक। डैश is a mathematical formula that allows researcher to determine the likelihood of obtaining sample outcome if the null hypothesis were true. If the null hypothesis were true, the value of the test statistics is used to make a decision regarding the null hypothesis. ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे, इसको हटाते हैं ना, ठीक है। डैश इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट अलाउज रिसर्चर टू डिटरमाइन, इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Mathematical formula that allows researcher to determine the likelihood of obtaining sample outcome if the null hypothesis were true. थोड़ा ध्यान लगाओ इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट समझने वाली बात है। पता है इतना बड़ा स्टेटमेंट है हमारे दिमाग में एक बार में आता नहीं है, इसको थोड़ा इंटरप्रेट करो। सर बी। Test, test. इसका आंसर है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एनोवा, एनकोवा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट,
जेड टेस्ट, ये सब क्या है? ये सब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब कि दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला that allows researcher to determine the likelihood of obtaining sample outcome। समझ में आया? यस सर। ठीक यस है, सर। तो आपको ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन में 3-4 चीजें सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको पकड़ के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उन चीजों को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे बोला है मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये नो डिफरेंस वाला अभी हमने देखा था, जैसे ना ऊपर ये नो डिफरेंस वाला। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा पकड़ के उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक, बाकी ये क्वेश्चंस इजी है, इनको जल्दी जल्दी देखेंगे हम। टेस्ट हाइपोथेसिस H नॉट इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 50 अगेंस्ट H1। H1 मतलब कि आइदर रिसर्च और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस क्या है, ये मोर देन है लेस देन है? म्यू इज मोर देन। मोर तो देन कौन सा होगा, लेफ्ट टेल या राइट टेल? राइट राइट टेल। ठीक है, क्योंकि मोर देन है तो राइट टेल की बात होगी। ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारा म्यू हो गया। ठीक है, ये पॉपुलेशन का म्यू हो गया। अब जो भी हमारा आएगा हम कह रहे हैं कि वो मोर देन 50 आएगा, मतलब कि अगर ये 50 है तो ये हमारा हमेशा इस साइड आएगा। ठीक है, हमेशा इस साइड आएगा, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज मोर देन 50, तो ये हो गया राइट टेल। समझ में आया? अगर लेस देन होता तो लेफ्ट टेल हो जाता। ये सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए इसलिए क्वेश्चंस रख दिए थे मैंने। बाकी ये सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट टेल, है ना, लेफ्ट वन साइडेड टेल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाले का? टू टेल। ए सर। ध्यान से देखना, म्यू इज इक्वल टू 25 अगेंस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू 20। लेफ्ट साइड। सर टू टेल्ड ही है क्योंकि पॉजिटिव में भी तो बढ़ सकता है। का यस सर। आपको इसमें इतना डाउट नहीं रखना। देखो बहुत सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, डायग्राम देख लिया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 20 मतलब 20 से ज्यादा भी हो सकता है। 20 से ज्यादा होने का मतलब है 25 से भी ज्यादा हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। अगर नॉट इक्वल टू है वो कुछ भी हो सकता है। इस केस में भी ये टू टेल टेस्ट ही होगा। क्लियर है? ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आई एज्यूम कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज फिर हमने ना ठीक है एक, सर। ठीक है ना, क्लियर है? आज अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ही आगे, जो आज क्लियर भी हो जाएगा, एरर्स वगैरह हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना, और आपको जहां भी डाउट हो आपको पूछना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको आज एक बार क्लियर हो गया फिर आपको क्लियर हो जाएगा। डाउट रह गया तो फिर इसमें डाउट भी हो जाएगा, मतलब हमेशा फिर बना रहता है कुछ ना कुछ ना। तो हमने ये देखा था स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमें देखा था कि सेट क्राइटेरिया फॉर डिसीजन, मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करना होता है आपको डिसीजन के लिए। अभी हमने देखा था कि आप कोई ना कोई वैल्यू सेट करते हो, उसके बेसिस पे आप कहते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ ना आपको एक चीज, ये वैल्यू क्या है 25, ये वैल्यू क्या है म्यू इज लेस देन 20, या फिर ये वाली वैल्यू क्या है, ये ना एक क्राइटेरिया है जो सेट किया हुआ किसी रिसर्चर ने, कि मुझे उसे इतना पता है कि नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, मतलब अभी तक जो वैल्यू है वो क्या कह रही है कि भाई अभी तक जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 20 नहीं है, 20 से कम है। ठीक है, 20 से कम है मतलब अब उसने एक सेट कर दिया, एक पैरामीटर, एक डायरेक्शन सेट कर दी कि वैल्यू इज लेस देन 20, 20 से ज्यादा तो नहीं है और 20 भी नहीं है। इन केस ये 20 होता तो हाइपोथेसिस कैसे बनता, मतलब कि या तो 20 से कम होता या 20 होता, तो हाइपोथेसिस ऐसे कुछ बनता, लेस देन और इक्वल टू 22, या फिर मोर देन और इक्वल टू 22। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है लेस देन इक्वल टू में? नहीं सर। ठीक, तो अब यही जो अभी हमने बात की, दैट इज क्राइटेरिया फॉर अ डिसीजन मेकिंग। एक क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे आप कहोगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, या किसके बेसिस पे आप कहोगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए हम।
तो उसके लिए एक आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस क्राइटेरिया वी नीड टू स्टडी राइट नाउ, और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो आगे आएगा हमारे, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। एक टर्म आपने पढ़ा होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, या है कुछ आपको आइडिया कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? देखो यहाँ से हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना उसको आपको समझना है, श्योरिटी के लिए आप इसमें ज्यादा मत जाना, आपको पहले इसको पूरा पूरा समझना है। आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखो नाम क्या कहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल आप टेनिस के एक बहुत अच्छे कोच हो, ठीक, आपने टेनिस में एक टेस्ट बनाया, ठीक है, आपने जो एक टेनिस में टेस्ट बनाया या ट्रेनिंग बनाई, मैं कहता हूँ आपने एक ट्रेनिंग बना ली, बहुत अच्छी ट्रेनिंग बनाई आपने, कोई एजिलिटी ट्रेनिंग है या कुछ तो ट्रेनिंग है आपने, और बोला कि मेरी ट्रेनिंग जो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग से मैं जो टेनिस का वर्ल्ड है उसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग, ये अच्छे एथलीट्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक। अब आपने जब ट्रेनिंग बना ली, आपने उसको टेस्ट किया, अपने अपने ऊपर टेस्ट किया, अपने बच्चों पर टेस्ट किया, तो आपने बोला कि यार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी ट्रेनिंग को लेके, ठीक है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है या जो रिसर्चर का कॉन्फिडेंस है अपनी रिसर्च पे, अपने फिनोमिना पे, अपने ड्रग पे, अपनी ट्रेनिंग पे, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझ में आया? जो भी एक रिसर्चर का कॉन्फिडेंस है अपनी अपने इंटरवेंशन पे, इंटरवेंशन मतलब कि जो वो ट्रीटमेंट देना चाह रहा है, या जो वो टेस्ट बनाया हुआ, जिसने ट्रेनिंग बनाई हुई है, कोई डॉक्टर है उसने ड्रग बनाया है कोई सा, या जो वैक्सीन है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने बोला कि मैंने वैक्सीन बना ली है, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार ये कितने, मुझे क्या लगता है कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होगी, तो मैं कहूंगा कि आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि ये वैक्सीन काम करेगी, या मैं कहूंगा आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि ये वैक्सीन काम करेगी, या मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम 97% कॉन्फिडेंस कि ये काम करेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ 90% भी ये काम करेगी, ठीक है। तो रिसर्च में ना हम मोस्टली ये चार चीजों को यूज करते हैं कि इतने तो एटलीस्ट आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 50% मुझे डाउट है इस पे कि ये काम करेगी। 50% पे कभी आप उस हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि 50% का मतलब होता है कि 100 में से 50 बार वो होगा और 50 बार नहीं होगा, तो उस केस में आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज बाय चांस। समझ में आ रहा है बाय चांस का मतलब? यार इस टॉपिक पे ना मुझे थोड़े से आपके फीडबैक चाहिए होंगे, मुझे पता चलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आ रहा है सर। ठीक है। तो एक रिसर्चर जब भी कोई रिसर्च करता है, और मोस्टली जब हम फॉर्मल रिसर्च की बात करते हैं, तो ये चार सेटअप में वो काम करता है। अगर इससे मैं आपको कहूँ कि और एलिमिनेट करना है, तो मैं कहूँगा ये दोनों भी एलिमिनेट आप कर सकते हो। मोस्टली जो है ना 95 या फिर 99% पे वो काम करता है, और अगर मैं कहूँ और ज्यादा प्रिसाइज तो मैं कहूँगा 95%। अब ऐसा क्यों कि मैंने 99% को भी रिजेक्ट किया और 97% को भी रिजेक्ट किया, और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द स्टडीज 95% पे ही होती है? किसी के पास इसका आंसर है? सर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एग्जैक्टली, ये अच्छा आंसर था। देखो आप जब भी एक स्टडी करते हो ना, तो आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट तो हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक बार होने के बाद कोई चीज प्रूव होगी, उसको डिस्प्रूव किया जाएगा और दोबारा से वो आएगी। एक चीज होगी फिर दोबारा से होगी, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस जो हमेशा चलती रहेगी। तो देयर हैज टू बी 1% चांस ऑफ एरर। 1% चांस तो एरर होगा ही होगा, चाहे आपकी रिसर्च कितनी अच्छी हो, आपकी मेथोडोलॉजी कितनी स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये तो 1% की बात कर दी। और रिसर्चर, एक अच्छा रिसर्चर या ठीक ठाक रिसर्चर जो है 95% एक्सटेंट लेके चलता है कि मेरी स्टडी में 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 5% मुझे डाउट है। 95% मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन 5% मुझे डाउट है। समझ आया आपको? अब ये जो यस सर। 5% डाउट है ना, यस ये सर। जो 5% डाउट है ना, दिस इज नोन एज एरर। इसको ऐसे समझें कि ये वाला है एरर। मतलब मैं कितनी भी अच्छी स्टडी कर लूं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने दिन भर का चार्ट बनाया है कि आप 6 बजे से लेके 7 बजे तक फॉलो मतलब वर्कआउट करोगे कुछ कुछ, फिर 7 से लेके आप 9 बजे तक कुछ पढ़ाई करोगे, फिर 9 से लेके आप 11 बजे तक कुछ पढ़ोगे, 11 से आप लंच करोगे, और आपने पूरे दिन भर का ऐसा चार्ट बना लिया। अब मुझे आप बताओ कि कितने परसेंट चांसेस है कि आप इस पूरे चार्ट को पूरे 100% तरीके से कर पाओगे? कितने परसेंट चांस है? मैं कहूंगा कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा भी डेडिकेटेड हो ना, तब भी वो 100% इस पूरे रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा।
5% कहीं ना कहीं उसकी एक्सीजेंसी, मतलब कि हो सकता है कि वो 9 से 11 पढ़ाई करने जा रहा हो और कुछ किसी का फोन आ जाए, या फिर वो डिनर करने जा रहा हो और कुछ थोड़ा बहुत लेट हो जाए, या कोई इमरजेंसी में काम आ जाए, या कुछ भी हो जाए, कोई उसके गेस्ट आ जाए। तो देयर आर 5% चांस ऑफ एरर इन एवरी स्टडी, इन एवरीथिंग। बीइंग ह्यूमन 5% तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा कि ये चीज खराब हो सकती है। तो एवरी टाइम यू गो फॉर अ स्टडी यू हैव टू कीप कि 5% चांस उसमें है एरर के। ये कंसेप्ट समझ में आया? सर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि हम एक्सेप्शनल के लिए थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ रहे हैं हमारी स्टडी में? करेक्ट, बोल सकते हो। एक्सेप्शनल के लिए मतलब कि इसको ज्यादा मैं कहूंगा कि आप आउटलायर्स के लिए एक स्पेस छोड़ रहे हो, क्योंकि सर आप चांसेस जब ऑफ भी एरर, कुछ, मतलब चांसेस ऑफ एरर क्या? मतलब हम कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ एरर है 5% के। 5% चांस ऑफ एरर है, करेक्ट। 5% चांस ऑफ एरर है। मतलब कि मैं ये कहूं कि जो अभी हमने ट्रेनिंग बनाई थी ना, टेनिस की ट्रेनिंग बनाई थी, अगर मैं 100 लोगों को दूं तो मैं 95% लोग पे कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन 5% कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहे, या उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो चुका है, या फिर उनमें कुछ कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, कुछ कमी है, तो 5% लोगों पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ 95% लोगों पे वो काम करेगी। तो रिसर्च 95 रिसर्चर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम 95% कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्टडी को लेके। और ये एक बहुत ज्यादा एक फॉर्मल एक बेंचमार्क है जिसको लगा के रखते हैं, मतलब हर स्टडी में मोस्टली 95% ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये 5% जो है एरर है, ठीक। ठीक, यस सर। अब ये 5% एरर आप वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आओ। जब आप वन टेल और टू टेल की बात कर रहे थे इस डायग्राम को देख के, तो आप देखोगे कि जो पहला और दूसरा डायग्राम है दिस इज वन टेल, एक तो लेफ्ट टेल एक तो राइट टेल है, और जो तीसरा डायग्राम है दैट इज टू टेल, है ना, ये वाला जो है हमारा टू टेल है। अब आप मुझे बताओ कि जब आप वन टेल स्टडी कर रहे हो तो आपका एरर किस साइड होगा? मैंने कहा सेकंड वाले डायग्राम को देखो, और मैंने कहा कि दोनों साइड हो ज्यादा सकता है, एक्टिव, लेफ्ट साइड राइट साइड। हाँ लेफ्ट या राइट साइड, दोनों साइड किसी साइड हो सकता है, वन टिल्ट का है तो। वन टेल का है तो दोनों साइड हो सकता है। किसी एक साइड में दोनों साइड हो सकता है, मतलब या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा। दोनों में से एक साइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार कह रही है कि जो एनुअल इनकम है, ये एनुअल इनकम बोल रहा हूँ, जो मंथली इनकम है किसी फैमिली की वो 2000 है। आपने कहा नहीं सर 2000 नहीं है, मैं कहूंगा कि 2000 से ज्यादा है, ठीक है, एनुअल इनकम 2000 से ज्यादा है। इस केस में अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है, और वो राइट टेल में आएगी, करेक्ट ना? यस सर। अब आप 95% बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये आपका 95% कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप 5% कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मेरी स्टडी जो मैं कर रहा हूँ उसमें 2000 आएगा या नहीं, ठीक है। ये जो एरर है, ये जो 5% हमने एरर रखा था वो अभी होगा राइट साइड में। तो ये जो 5% एरर है वो 5% ही रहेगा राइट साइड में। समझ में आया? ये वन टेल टेस्ट हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? और एक बार सर। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। मैंने कहा कि 2000 से ज्यादा होगा, आपने मान लिया, ठीक है भाई रिसर्च करके बताओ। हमने एविडेंस कलेक्ट करने गए, हमने 100 लोगों पे स्टडी की, ठीक है। तो 100 लोगों में से 100 लोगों पे स्टडी की, तो 100 लोगों में देखा कि 100 लोगों का जो एवरेज आ रहा था वो 2005 ही आ रहा था। लेकिन कुछ आउटलायर्स ऐसे थे जिनका 1000 था, 500 था, 600 था, ऐसे कुछ थे। अब ये वाले जो है ये 5% में आते हैं। तो मेरा एरर किस साइड होगा? मेरा एक एरर होगा जो कि इस साइड में होगा, राइट टेल टेस्ट में मेरा राइट साइड एरर होगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं डिनाई कर रहा हूं कि भाई 2000 नहीं है, 2000 से कम है, जो मंथली इनकम है वो 2000 से कम है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा 95% कॉन्फिडेंस है, और ये 5% एरर है जो मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। समझ आया? यस 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 आ गया। ठीक है। और इन केस, अब आपको समझ में आ जाएगा, इन केस मैंने कहा कि मुझे डाउट है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि यार ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2000 तो नहीं है, जो मंथली इनकम है 2000 नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं। तो उस केस में आपका एरर कहाँ रखना पड़ेगा आपको? सर बोथ द दोनों साइड। साइड। सर दोनों दोनों आप साइड। दोनों साइड Both. एरर रखोगे। तो क्या 5% दोनों साइड एरर रखोगे?
ये सर 2.5 और 2. नहीं, सर फिर 2.5 आपका जो एरर है ना वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2.5 2.5। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस मतलब कि सर। हो सकता है आपका एरर इधर निकल आए, हो सकता है आपका एरर इधर निकल आए, क्योंकि आपने बाय डायरेक्शनल स्टडी ली है, दोनों डायरेक्शन की स्टडी ली है, तो आप श्योर नहीं हो कि किस साइड आपका डायरेक्शन जाएगा। समझ में आया? आई होप अभी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये समझ में आया होगा एरर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको कल और बताऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया दूंगा। बाकी अभी के लिए आप ये देखो कि एक ये जब भी आपको स्टडी करते हो तो आपको डेटा ऐसा कुछ मिलता है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, चलो आज थोड़ा उसका कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला जाता है इसको? दोनों साइड सेम लाई करते हैं, मतलब म्यू साइड एक सेम। मिडिल में 0 होता है। और हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों चाहिए होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है? हम ऐसे इस पे काम क्यों नहीं कर सकते? ये डेटा क्यों ठीक नहीं है, या फिर ये डेटा क्यों ठीक नहीं है? सर वो किसी एक पर्टिकुलर सर पॉपुलेशन के इनका साथ डेटा फेवरेबल सही हो नहीं जाएगा। है और इनका जो मीन है वो एक साइड पर मतलब या तो एरर के चांस ज्यादा हो जाएंगे, फिर बहुत सारे आउटलेयर्स हो रहे हैं इसमें इस वजह से। एग्जैक्टली देखो इसके पीछे की जो थ्योरी है ना वो ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप देखोगे ना ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंसेज में या हमारी इसमें जब भी आप स्टडी देखोगे या रिसर्च देखोगे या कोई भी डेटा देखोगे, फिनोमिना देखोगे, तो आप पाओगे कि आपका जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी हार्ट बीट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हार्ट बीट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हार्ट बीट एवरेज क्या होती है? अगर आज हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे 40-50 लोग जो भी बैठे हैं, अगर आज हम अपनी हार्ट बीट देखें, अभी करंटली हार्ट बीट देखें, तो हमें मिलेगी 70 to 75 हमारी हार्ट बीट मिल जाएगी। करेक्ट ना? ऑलमोस्ट सब लोगों की 70 to 75 मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी होगी 53, 54, 60, 65। अब ये 70 एवरेज आ गया, फिर 72 आ गया, फिर कुछ फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा ये। मतलब यहाँ पे मान लेते 3 लोग थे, फिर ये 4 लोग हुए, फिर ये 5 लोग हुए, फिर ये 6 लोग हुए, फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये 10-12 लोग यहाँ पे हुए। फिर धीरे धीरे जिनकी ज्यादा है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब कि 75, 80, 85, 100 ये सब कम होते जा रहे हैं। तो आप अगर आज की डेट में हमारी हार्ट रेट पे रिसर्च करो तो आप देखोगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मतलब कि यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। ऐसे ही आप ले लो अपने ब्लड प्रेशर का ले लो, चाहे आप किसी भी चीज का ब्लड ग्लूकोज का ले लो, लैक्टेट का ले लो, तो ह्यूमन फिनोमिना से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें, ह्यूमैनिटीज से जुड़ी हुई, सोशल साइंस से, तो उसके मोस्ट ऑफ दी जो डेटा होते हैं ना, डेटा सेट, वो नॉर्मल होते हैं। कुछ पॉपुलेशन आपको यहाँ मिलेगी, कुछ पॉपुलेशन आपको यहाँ मिलेगी, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको यहाँ मिलेगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। यस आया सर। सर। आ गया। एक छोटा सा और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट किया, अभी हमने अपनी एक क्लास में टेस्ट किया, ठीक। कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे जो कि कम होंगे, ठीक है, उनके जो रिजल्ट होंगे वो होंगे ऐसे आउट ऑफ 24, सॉरी, आउट ऑफ 25 मार्क्स उनके होंगे 24, 23, 22 ऐसे होंगे, है ना। और कुछ लोग होंगे, कम लोग जो कि एकदम फेल हो गए होंगे, 25 में से 2 या 4 नंबर ऐसे आए होंगे। तो ये कुछ कम लोग होंगे, ये कुछ कम लोग होंगे। और मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन होगी ना, उनके नंबर होंगे 13, 18, 20 ऐसे ऐसे होंगे, 15, 13, 18, 20, 15, 13। तो ये वाले जो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? बीच में है, और ये बनाता है एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने पाम को अभी देखोगे, पाम को अगर आप अभी देखोगे अपने, तो आप पाओगे कि आपका जो पाम है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि आपका जो एक छोटी वाली जो उंगली है ना, वो फिंगर है, वो क्या बोलते हैं उसको, आउटलायर है एक तरीके से, जो कि इस सेक्शन में आ रही है। फिर आपका जो थंब है वो इस सेक्शन में आ रहा है, और आपकी मोस्टली जो 3 उंगलियां, जिसमें एक सबसे मिड वाली सबसे बड़ी होती है, तो ये आपके ऊपर का ये बना रही है, और ज्यादातर कंसंट्रेशन इन 3 उंगलियों का है। मतलब जस्ट एक समझने के लिए, ठीक है। समझ आया आपको? पाम देखो आपका, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये समझाने के लिए अच्छा तरीका है, अगर आप कल को किसी को समझाओ तो ये ठीक तरीका है। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए हम बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंसेज में नॉर्मल नॉर्मल करते रहते हैं। दूसरे टाइप की स्टडीज में आप नॉर्मल नॉन नॉर्मल डेटा को भी यूज करते हो, ठीक है।
ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको प्रोबेबली समझ में आ गया होगा। एक चीज इसमें और देखो, यही जो अभी हमने डायग्राम देखा हुआ था, क्या था कि एक मिनट, इस पे बाद में आते हैं। अब आते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल, जहां पे हमने बात की थी कि मुझे 95% जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब सॉरी मेरा 90 जो कॉन्फिडेंस है वो 95% है, और मैंने बोला था कि मेरा 5% जो है एरर के चांसेस है, 5% है मेरे एरर। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2.5 में और 2.5 में। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है पता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो हमने याद करो, हमने स्टेप 3 पढ़ रहे थे, हम सॉरी स्टेप 2 पढ़ रहे थे, क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको जज करना है। ठीक है, तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपको हेल्प करता है जज करने के लिए कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हो या जो भी आपका स्टडी आपकी हो रही है, वो चेंज जो है नॉट बाय द चेंज इज नॉट बाय चांस, द चेंज इज नॉट बाय चांस। या फिर हम इसको बहुत सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द एरर। जो 5% एरर है ना, उसी को आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। यस सर। देखो इसको पढ़ो। इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, वी कैन से देयर इज ओनली 5% चांस दैट द इवेंट और फिनोमेना हैपेंड बाय चांस, मतलब कि गलती से हो गया हो। जैसे कि अभी हमने वो 2000 वाला एग्जांपल लिया था, वो गलती से हो गया हो, लेकिन 95% है कॉन्फिडेंस। तो जो 5% है ना, उसे कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, या फिर इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप कह सकते हो एरर चांसेस। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ हाँ ये ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल अल्फा, देयरफॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एरर। अभी के लिए आप इसको मान लो एरर। ठीक है, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये जो अल्फा है ये क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लेते हैं, और इसको एक और बोला जाता है टाइप 1 एरर। अब ये टाइप 1 एरर क्या है, अभी इसको दिमाग मत लगाओ, इसको हम पढ़ेंगे। बस इतना सा पॉइंट है कि अगर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो बाय टेल है, मतलब दोनों तरफ है, तो आपके जो रिजेक्शन रीजन बनेंगे, या फिर मैं ये कहूँ सिंपल सा कि आपका जो एरर रीजन बनेगा वो दोनों तरफ बनेगा। और अगर ये नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ है, तो वो एक तरफ बनेगा। समझ में आया? ठीक है, यस सर। इसको एक बार पढ़ो थोड़ा सा, इसको थ्योरी आप पढ़ो तो आपको और अच्छे क्लियर होगा। द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ एन इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट कुड हैव ऑकर्ड बाय चांस, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से इफेक्ट ना आया हो, बाय चांस आया हो। उसकी पहले से, फॉर एग्जांपल कई एथलीट होते हैं जिनकी पहले से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी है, अब आपने जो ट्रेनिंग दी उसकी वजह से उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आई, बाय चांस उसकी अच्छी है। या फिर उस दिन उसने केराटिन कंज्यूम किया हुआ था, या फिर वो पहले से प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी आई, तो वो बाय चांस आई। ये हो सकता है आपके 5% पे, लेकिन 95% चांस, जो 100 लोग में से 95 लोग जो लोग होंगे वो इम्प्रूव किए हैं आपकी ट्रेनिंग की वजह से। तो जो 95 है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और 5% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, या इसको आप बोलते हैं एरर। ठीक है, if the level is quite low, the probability of occurring by chance is quite small, we say the event is significant। अब आप खुद सोचो, मैंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा बेटर है, 1% ज्यादा बेटर है या 5% ज्यादा बेटर है? लॉजिकली सोच के बताना। 1%। 1%। 5% मैं कह रहा हूँ मेरी 5% स्टडी में 1% एरर है चांसेस के। मैं कह रहा हूँ मेरी स्टडी में यार 5% एरर चांसेस की। कौन सी स्टडी ज्यादा बेटर होनी चाहिए? 95% कॉन्फिडेंस। 5 सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं 95 99% कॉन्फिडेंट हूँ।
मेरा प्रोडक्ट आप वही लो, सर ए प्रोडक्ट है, तो बी प्रोडक्ट है, इसको पहले ध्यान से सुनना ना। मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत अच्छा काम करेगा, दूसरा कह रहा है यार मैं तो सिर्फ 95% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो अब आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे? सर ए प्रोडक्ट। यही ऑब्वियस सी लेंगे ना बात है वही। कि आप ए प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि उसमें 99% चांस है कि वो ज्यादा अच्छा काम करे, और ये कह रहा है 95% चांस है। तो ये जो 1 और 5% चांस है ना, दीज आर द चांसेस ऑफ एरर। ये जितने कम होंगे उतनी आपकी स्टडी ज्यादा बेटर होगी। मतलब स्टैंडर्ड तरीके से ये 95 ही माना जाता है, लेकिन अगर आपके एरर के चांसेस आपकी स्टडी में आपको ऐसे लगते हैं कि यार मेरी स्टडी बहुत अच्छी होने वाली है, इसमें एरर ऑफ चांसेस बहुत कम है, तो मैं इसको 99 भी रख सकता हूँ। तब आपकी कौन सी रिलायबल, कौन सा ज्यादा होगा, 99 ज्यादा होगा कि 95 ज्यादा होगा? 95। 99 99 ज्यादा रिलायबल होगा, 99 ठीक है। रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी 99 की, अगर प्रूव कर पाए तो। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क भी है। अब रिस्क क्या है, इसको आप समझो ऐसे। हमने बोला था कि हमने, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्टडी थी, ये मीन है। अब इसको ऐसे ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें 1% चांस है एरर का, ठीक है। और ये मेरी स्टडी है जिसमें 5% चांस है एरर का, ठीक है। ये 5% है, 1% है। अब मैं आपके आगे कंडीशन रखूं कि यार आप ये ना, अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तभी ये प्रोडक्ट लेना, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। या फिर आप जो ट्रेनिंग बना रहे हो उसमें अगर 1% तक एरर आया तब तो ठीक है, 1% से ज्यादा एरर आया तो आपकी पूरी स्टडी हम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि भगा देंगे आपको, कहेंगे आपने जितनी मेहनत की 2 साल 3 साल अपनी पीएचडी में, आपको कुछ किसी काम की नहीं। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई बात नहीं, आप 5% एरर सेट कर लो, आपका 5% के अंदर अंदर आएगा तो हम आपकी स्टडी को कंसिडर बुक करेंगे, या फिर हम कहेंगे कि दिस स्टडी इज सिग्निफिकेंट। ये टर्म याद रखना, दिस स्टडी इज सिग्निफिकेंट। तो अब रिस्क किस में ज्यादा है? 99। इसमें ज्यादा है रिस्क। रिलायबिलिटी ज्यादा है इसकी, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। अब आप सोचो कि 1% चांस आना किसी स्टडी में बहुत कॉमन है, मतलब किसी ने, एक आधी सैंपल आपका ठीक ठाक नहीं हुआ, कोई आउटलायर आ गया तो 1% चांस वहां पे खत्म हो जाएंगे आपके, और इसके कारण आपकी पूरी पूरी स्टडी रिजेक्ट हो जाएगी, भले ही आपकी स्टडी बहुत अच्छी रही हो। ये 95 लेवल पे तो सिग्निफिकेंट होती होती है अगर आप 95 पे करते तो, लेकिन आपने क्योंकि 1% पे किया तो आपकी जो पूरी स्टडी है वो पूरी खराब हो गई, वेन वेन में हो गई, वेन चली गई, मतलब कि खत्म हो गई, बेकार हो गई, रिजेक्ट हो गई। लेकिन इस केस में आपका अगर एरर 4.5 भी आया, 4.5% भी एरर आया आपका, तो भी आपकी स्टडी कंसिडर की जाएगी और आपको कहेगा कि हाँ ये जो स्टडी है ये वैलिड है, ये रिलायबल है। तो आपका कौन सा बेटर लोगे आप चांसेस? सर टू बी ऑन सेफ साइड 95% को लेंगे। 95% लोगे। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि रिसर्चर 95% ज्यादा क्यों लेते हैं, या फिर स्टैंडर्ड 95 को क्यों बनाया हुआ है। ऑल्दो रिलायबल 99 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड 95 है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिसर्च में चांसेस ऑफ एरर होते ही होते हैं, किसी भी रिसर्च में चांसेस ऑफ एरर डेड श्योर होंगे ही होंगे। आप चांसेस ऑफ एरर को जीरो तो कर ही नहीं सकते, और 1% चांस ऑफ एरर बोलना मतलब कि बहुत एक रिस्की बात है। हो सकता है आपकी पूरी पूरी जो स्टडी है वो रिजेक्ट हो जाए, 1% से ज्यादा हो गया तो, एक 1.2 हो गया तब भी रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो दैट इज नोन एज एरर, ठीक। अब ये एरर ना, हमने टाइप 1 टाइप 2 एरर बहुत, अब आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा, इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार देखना, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज इसका, और फिर हम इस पे टाइप 1 टाइप 2 एरर पे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मान लेते हैं कोई टेस्ट हुआ, प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ, टाइप 1 एरर कह रहा है कि कोई मेल को कह रहा है कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, यू आर प्रेग्नेंट, और कोई फीमेल जो विजिबली प्रेग्नेंट है उसे कह रहा है यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो कई बार स्टडीज में ऐसा होता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया और उसने बोला आपको कोविड नहीं है, आपको कोविड है, लेकिन टाइप 2 एरर क्या है कि आपको कोविड नहीं है। टाइप 1 एरर कि आप एकदम हेल्दी है, एकदम हेल्दी है, और आपको कह दिया जाए कि आपको कोविड है। समझ में आया? यस सर, रिजेक्टिंग व्हेन इट इज ट्रू, अगर सही है तो रिजेक्ट कर रहे हैं। Exactly. Rejecting the null hypothesis when it is true.
ट्रू। और यहाँ पे आएगा एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज व्हेन इट इज फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करते हैं, ये आपको अच्छे से कल समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें हम अल्फा और ये बीटा क्या क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, हमने बोला मंथली इनकम 2000 है, आपने कहा नहीं नहीं 2000 नहीं है, 2000 से ज्यादा है या कम है आपको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेंगे। जस्ट एक सेकेंड।